हेलो एवरीवन। ऑनलाइन जीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 24 जून के सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय टेलीविज़न अकादमी का सदस्य चुना गया है? तो ये चुना गया है ऑप्शन नंबर सी, अनुराग बत्रा को। तो अनुराग बत्रा को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेलीविज़न अकादमी का सदस्य चुना गया है। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय अकादमी टेलीविज़न अकादमी का मेंबर अनुराग बत्रा को चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। अब हम और नियुक्तियां देख लेते हैं जो हाल ही में हुई हैं। तिरुमाला तिरुपति देवस्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जय श्यामला राव नियुक्त हुए हैं। उपेंद्र द्विवेदी नए थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा सीसीआई के सचिव नियुक्त हुए हैं। राजप्रिय सिंह ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए हैं। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये सारी जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला प्रश्न है, विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं ऑप्शन नंबर सी, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो विदेश मंत्रालय ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ई माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्रालय और एसबीआई ने ई माइग्रेट पोर्टल के उपयोगकर्ताओं को अपने भुगतान गेटवे सीबीआई एसबीआई ई पे के माध्यम से बैंक की एक अतिरिक्त डिजिटल भुगतान सेवा प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ई माइग्रेट पोर्टल को साल 2014 में लॉन्च किया गया था जो प्रवासी भारतीय श्रमिकों से जुड़ा हुआ है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। पावो नूर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक मीट में पुरुषों के जेवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है जो कि ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा ने। तो नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक मीट में पुरुषों के जेवलिन इवेंट में स्वर्ण पदक जीत लिया है। ये किसमें जीता है? पावो नूर्मी गेम्स 2024 में। ओलंपिक और वैश्विक चैंपियनशिप नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड के तुर्को के पावो नूर्मी स्टेडियम में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत लिया है। नीरज ने अपने तीसरे प्रयास में 85.97 मीटर का थ्रो करके स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया। नीरज के नाम पर 89.94 मीटर थ्रो का भारतीय पुरुष वर्ग का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर में। तो श्रीनगर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 जो है आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग के अवसर पर होने वाले योग आयोजनों और गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक विशेष थीम को भी अपनाता है। तो इस साल की जो थीम है यानी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग, यानी कि योगा फॉर योरसेल्फ एंड योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है। तो आपको इसकी जो थीम है वो याद रखनी है। अगला प्रश्न है, अब हम जून में जो भी दिवस मनाए गए हैं वो हम देख लेते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को मनाया गया है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया है। 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय रूसी भाषा दिवस मनाया गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया है। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया है। 13 जून को राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया गया।
13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिलम ये हमने अभी पढ़ लिया है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पेंशन दिवस 16 जून को मनाया गया है। 16 जून को इस बार फादर्स डे भी मनाया गया है, यानी पितृ दिवस भी मनाया गया है। और 17 जून को विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया है। तो ये जितने भी स्लाइड में जितने भी दिवस हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके किसी भी आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो आपको ये सारे ही याद रखने हैं। इसको स्लाइड में मैं डेली इसलिए डाल देती हूँ ताकि जब आप इसकी रोज़ डेली रिवीजन करेंगे तो आपको ये एकदम से क्लियरली याद हो जाएंगे। तो अगला प्रश्न, किसे हाल ही में दिल्ली एमसीडी कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए अश्विन कुमार को, यानी अश्विन कुमार को दिल्ली में एमसीडी कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अश्विन कुमार को दिल्ली एमसीडी के कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये कुमार जो है अश्विनी कुमार एमसीडी आयुक्त के रूप में ज्ञानेश भारती का स्थान लेंगे। 1992 के आईएएस अधिकारी अश्विनी कुमार वर्तमान दिल्ली सरकार में राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और मंडलायुक्त के रूप में कार्यरत है। तो आपको ये याद रखना है कि हाल ही में दिल्ली एमसीडी के कमिश्नर किसे नियुक्त किया है? ये एक आईएएस अधिकारी हैं, 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं अश्विन कुमार। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है, ये किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में वधावन बंदरगाह जो है उसको केंद्रीय मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। अब ये वहाँ पर इसको बनाया जाएगा। पीएम मोदी के नेतृत्व वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में 76,220 करोड़ रुपए की वधावन बंदरगाह परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये भारत का सबसे बड़े पोर्ट प्रोजेक्ट्स में से एक है। ये आगामी भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर के लिए प्रवेश द्वार बंदरगाह के रूप में कार्य कर सकता है। बात करें वधावन बंदरगाह की, ये महाराष्ट्र में है और ये एक ग्रीन फील्ड पोर्ट होगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का स्थान है ऑप्शन नंबर बी 63। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी 2024 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अनुसार सूचकांक में सर्वेक्षण किए गए 120 देशों में से भारत का 63वें स्थान पर भारत को रखा गया है। पिछले साल भारत 67 स्थान पर था। स्वीडन पिछले साल की तरह इस बार भी सूचकांक पर शीर्ष पर है। विश्व आर्थिक मंच की बात कर लें, जिसने ये रिपोर्ट इसने ये सूचकांक को जारी किया है, इंडेक्स को जारी किया है, ये एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय कोलोनी स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में और इसके संस्थापक हैं क्लाउस श्वाब। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, ट्रेंट बोल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ये है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड। तो ट्रेंट बोल्ट ने, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने 2024 T20 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में पपुआ न्यू गिनी के खिलाफ न्यूजीलैंड में अंतिम ग्रुप सी मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। ट्रेंट बोल्ट का 13 साल का शानदार अंतर्राष्ट्रीय करियर था। उन्होंने 2011 में पदार्पण किया था और खेल के सभी प्रारूपों में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व भी किया है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, यूवीसीई के पहले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर डी एस त्रिपाठी को। एस त्रिपाठी को यूवीसीई के पहले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
भारतीय प्रतियोगिकी संस्थान खड़गपुर के विभाग और भू भौतिकी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर एस त्रिपाठी को यूनिवर्सिटी ऑफ विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यानी UVCE के पहले निदेशक के रूप में नामित किया गया है। इनकी नियुक्ति 4 साल के लिए होगी। ये नियुक्ति संस्था के इतिहास और विकास में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है। तो आपको सिंपल सी इसको कि UVCE के पहले निदेशक से चुना गया है, तो ये चुना गया है एस त्रिपाठी को, इतना याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी का आरक्षण का आदेश दिया है? तो ये दिया है कोलकाता हाई कोर्ट ने। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में सभी सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मरनाल बारिक बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य मामलों पर सुनवाई करते हुए कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य के सार्वजनिक रोजगार पदों पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक मामले में कहा था कि लैंगिक मामलों में पुरुष और महिला के अलावा ट्रांसजेंडर को संविधान के भाग 3 के तहत उनके अधिकारों की रक्षा और उद्देश्य से थर्ड जेंडर के रूप में माना जाना चाहिए। तो आपको ये याद रखना है। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के प्रश्न जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।